जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार जी आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। ठीक है, इंटीग्रल्स के दो टाइप होता है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट जिसमें लिमिट नहीं लगा रहता है, डेफिनेट जिसमें लिमिट लगा रहता है। यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो आज हम लोग लिमिट वाले इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं। ठीक है जी, आइए आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल्स और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए, ये जो नीचे अगर मैं ए और बी को हटा दूं, ए बी को यहां से अगर हटा दूं तो ये कुछ ऐसा रूप लेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इस इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है जी। अच्छा, नीचे में एक नंबर ए एंड ऊपर में बी अगर ऐसे में लगा दूं तो ये क्या कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है जी। तो हमने इसमें क्या बढ़ाया, ये दोनों नंबर बढ़ाया, जिसको क्या बोला जाता है वो सब इस डायग्राम इसमें आपको समझने को मिलेगा। चलिए, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एक डेफिनेट इंटीग्रल्स का स्ट्रक्चर है। डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इन डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग लिमिट या अंडर लिमिट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स। यानी इन डेफिनेट इंटीग्रल्स को एक बाउंड्री के अंदर अगर करते हैं इंटीग्रेशन तो वो डेफिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो बाउंड्री वैल्यू होता है वो ये होता है, नीचे वाले नंबर को लोअर लिमिट बोलते हैं एंड ऊपर वाले नंबर को अपर लिमिट बोला जाता है। ठीक है ना। ये जो सिंबल है ये आपको पता है ही, ये ऑपरेटर होता है इंटीग्रेशन का। अच्छा, ये एफ एक्स को इंटीग्रांड बोला जाता है, अच्छी तरह से पता है। एंड जो यहाँ पे जो dx है, dx का मतलब कि फंक्शन में जौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इस फंक्शन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो x के ही रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो ये जो dx है वो ये बता रहा है कि हम किसके अबाउट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। तो ये है इसके जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाला नंबर अपर लिमिट। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, एफ एक्स इंटीग्रांड और ये dx इज विद रिस्पेक्ट टू। अब बात आता है कि सर प्रोसीजर क्या होगा डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का। ठीक है ना, इसकी क्या क्या स्टेप्स होंगे वो सारे वन बाय वन हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए जी, नेक्स्ट में हम लोग इसकी प्रोसेस टू फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे। यह है प्रोसेस टू सॉल्व। डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर होने वाली है। ठीक है ना। तो आइए जी, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल्स है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसकी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करने वाले हैं बेटा। इसकी इंटीग्रल वैल्यू को हम आई मानते हैं। तो ये आई कैसे मिलेगा, उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप इस डेफिनेट इंटीग्रल से लिमिट को हटा दीजिए और फिर उसका इंटीग्रेशन कीजिए। यानी कि करना क्या है कि इस डेफिनेट इंटीग्रल्स का ये लिमिट को हटा के इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। और लिमिट अगर हटा देते हैं तो ये चीज क्या बन जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो हर एक डेफिनेट इंटीग्रल्स में एक पार्ट इनडेफिनेट का होता है और मेन वही पार्ट होता है। अगर उसकी इनडेफिनेट पार्ट को आप सॉल्व कर लेते हैं तो मात्र एक और स्टेप रह जाता है उसमें, लिमिट का यूज। यानी कि लिमिट का उसमें यूज कैसे किया जाता है। ठीक है ना, अप्लाई लिमिट। ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या था, अब यहाँ पे तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल्स है। इसका पहला स्टेप क्या है कि इस डेफिनेट इंटीग्रल्स का इनडेफिनेट पार्ट यानी इसको सॉल्व कीजिए। और आपको अच्छी तरह से पता है कि इनडेफिनेट पार्ट का रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। ठीक है ना, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लग के आता है और ये इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है जी। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप जिसमें हमने क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रल्स के इनडेफिनेट पार्ट को सॉल्व किया। ठीक है, अब आइए सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि इस पे अप्लाई कर देना, क्योंकि अब हमें इस पे अप्लाई करना है कि यहाँ पे नीचे में ए और ऊपर में बी, यानी लिमिट अप्लाई करना है। तो जब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, यानी कि इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो नीचे ए रखेंगे ऊपर बी रखेंगे। क्लियर है। अब
इसका मेथड क्या है, यानी लिमिट अप्लाई कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बताया हूँ। उसके लिए क्या करना होता है कि वैल्यू ऑफ अपर लिमिट, यानी कि इसकी वैल्यू हमें अपर लिमिट को रख के इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, यानी कि इसकी वैल्यू एट अपर लिमिट, यानी x इक्वल टू बी, एक्स की जगह पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ बी प्लस सी, ये इसका अपर लिमिट पे वैल्यू आया। ठीक है ना। अब आइए वैल्यू एट लोअर लिमिट, अब इसी का वैल्यू हमें लोअर लिमिट रखने पे, ठीक है ना, तो लोअर लिमिट रख के इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी x इक्वल टू इसमें a रख देंगे, तो ये बन जाएगा कैपिटल एफ ऑफ a माइनस सी। तो ये हो गया अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू, और ये हो गया लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू। तो ये लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू है और ये अपर लिमिट की इसकी वैल्यू है। निकालने के बाद लास्ट में हम लोग u माइनस एल, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट वाले को माइनस करना है, यानी इसमें से माइनस करना है इसको। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस सी, और ये जो सी था ये यहाँ से कट गया, यहाँ पे प्लस सी आएगा, तो ये सी और ये सी क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर। बात समझ में आया। फिर से एक बार फटाफट रिपीट करते हैं। पहला स्टेप में उसके इनडेफिनेट पार्ट सॉल्व किया जाता है, सेकेंड स्टेप में लिमिट अप्लाई किया जाता है। लिमिट अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होगा कि अपर लिमिट की वैल्यू को रख के उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू पे उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आता है। ठीक है ना। अब इसी चीज को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आइए जी, इस क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि इस लिमिट हटा के इसको सॉल्व करो। तो जब लिमिट इस पे हटा देंगे तो इसका इंटीग्रेशन बताइए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो पता है इसमें बहुत ही आसान, पावर फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक पावर बढ़ा दोगे एक्स क्यूब बाई 3, एंड 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और इसमें ऐड कर देंगे सी। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं कि इसके इनडेफिनेट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इस पे डेफिनेट पार्ट यानी कि लिमिट अप्लाई कर दो। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अप्लाई लिमिट। ठीक है ना। जब लिमिट इसमें अप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ नीचे 1 था ऊपर 2 था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू, इस पे भी लिमिट आ जाएगा, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, इसको एक ब्रैकेट में रख के नीचे 1 और ऊपर 2 कर दो। ठीक है ना। अब क्या करना है, 2 रख के इसकी वैल्यू, फिर 1 रख के इसकी वैल्यू, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही आंसर है। तो 2 रख के इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 रखने पे इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो 2 रखने पे हो जाएगा 2 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 प्लस सी, ये हो गया 2 रखने पे इसकी वैल्यू। ये है अपर लिमिट पे, अपर लिमिट रखने पे इसकी वैल्यू। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, लोअर लिमिट रखने पे इसकी वैल्यू को। तो 1 रख देना है अब, तो 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस सी। अब इसमें से ये जाएगा, जो बचेगा वही आपका आंसर है। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा, आप आगे तो कर ही लेंगे। यहाँ से सी और ये सी क्या हो जाता है, कैंसिल। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल्स में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना। अब वैल्यू को सॉल्व कर लो, तो 2 में से अगर 1 गया, 2 में से अगर 1 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, बाद बाकी 8 बाई 3 प्लस 1 और माइनस 1 बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो कितना बचा, 3 तो एलसीएम आ गया, तो 8 प्लस 3 और माइनस 1, तो 8 3 11 में से 1 गया, तो आंसर हो गया 10 बाई 3। तो लो जी, ये हो गया इसका आंसर इस क्वेश्चन का। तो आपने क्वेश्चन बनाना सीख लिए, पहले उसके इनडेफिनेट पार्ट सॉल्व करना है और फिर लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई का मतलब है अपर लिमिट पे उसकी वैल्यू, फिर लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर। अब फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन e के पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन 0 से 1 में। आइए जी, e के पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है किसमें, 0 से 1 में। काफी आसान, पहले लिमिट को हटा के इसको इंटीग्रेट कर दो।
तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x प्लस एक्स प्लस 1 क्या होगा, e के पावर x का e के पावर x ही रहेगा, प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, एंड प्लस से लिखने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि वो तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा। फिर बाद में हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट 0 था नीचे, ऊपर था 1, दैट मीन्स आप इसमें नीचे 0 ऊपर 1 डाल दो। अब सॉल्व कर लो। तो इसकी वैल्यू एट 1 पे अपर लिमिट पे, तो इसकी वैल्यू अपर लिमिट रखने पे कितना हो जाएगा, x की जगह 1 कर दो तो ये हो जाएगा e प्लस 1/2 प्लस 1, इसमें से माइनस करना है। अब 0 रख के इसकी वैल्यू निकाल लो तो e के पावर 0 1 हो जाता है, ये 0 ये 0, ठीक है ना। अब यहाँ से +1 और -1 कट गया तो ये इसका आंसर हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो 2e - 1/2 ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था डेफिनेट इंटीग्रल्स कि कैसे सॉल्व होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक मेथड है, जिस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए थे ना इनडेफिनेट पार्ट में इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये सीखेंगे। एंड उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग प्रॉपर्टी। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए, ठीक है ना। तो ये 2 टॉपिक अभी आप बच रहा है, उसके बाद आपका ये डेफिनेट इंटीग्रल्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रल के 2 पार्ट इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स का हमने इनडेफिनेट वाले के सारे मेथड सीख लिए हैं, अब डेफिनेट वाले का स्टार्ट किए हैं, जिसमें अब जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।